तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं सत्ता के एक ऐसे महाटकराव की जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। और इस टकराव को सुलझाने के लिए एक ऐसा कानून आया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसने उस दौर में शक्ति की परिभाषा ही बदल डाली। सोचिए जरा, क्या होता है जब दो महाशक्तियां एक ही जगह पर आपस में भिड़ जाती हैं? खेओस, कॉन्फ्लिक्ट। 18वीं सदी के बंगाल में ना ठीक यही हो रहा था, और इसी टकराव ने एक नए और बहुत जरूरी कानून को जन्म दिया। अब सवाल यह है कि ये सारा संघर्ष शुरू कहां से हुआ? तो इसकी जड़ें जाती हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। देखिए, ये कानून बनाया तो गया था कंपनी के शासन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसने अनजाने में ही एक अखाड़ा तैयार कर दिया, जहां दो बड़ी ताकतें आमने सामने आ गईं। एक तरफ बंगाल के गवर्नर जनरल और दूसरी तरफ नया नया बना सुप्रीम कोर्ट। तो असल में प्रॉब्लम क्या थी? दिक्कत ये थी कि इस कानून ने ये तो बता दिया कि दो बड़ी ताकतें होंगी, पर यह साफ नहीं किया कि किसकी चलेगी। एक तरफ सरकार के हेड गवर्नर जनरल और दूसरी तरफ न्याय का सबसे बड़ा मंदिर सुप्रीम कोर्ट। और बस दोनों के बीच शुरू हो गया एक जबरदस्त पावर स्ट्रगल। कौन बड़ा है, किसकी ताकत कहां खत्म होती है, ये सारे सवाल हवा में थे। अब देखिए, ये खींचतान इतनी बढ़ गई कि बंगाल में तो समझ लीजिए कि सरकार का कामकाज ही ठप हो गया। तब जाकर हजारों मील दूर लंदन में बैठी ब्रिटिश पार्लियामेंट की नींद खुली। उन्हें लगा कि भाई अब तो सीधा दखल देना ही पड़ेगा, और इस संकट को खत्म करने के लिए एक निर्णायक कानून बनाया गया। और वो साल था 1781, एक ऐसा साल जिसने ब्रिटिश इंडिया के कानूनी इतिहास की किताब में एक नया और बहुत ही जरूरी पन्ना जोड़ दिया। इस कानून का नाम ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मतलब इसका मकसद सिर्फ कोई छोटा मोटा सुधार करना नहीं था, बल्कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रहे इस झगड़े को हमेशा हमेशा के लिए सेटल करना था। तो सवाल यह है कि इस एक्ट ने आखिर ऐसा क्या किया? कैसे इसने पावर का पूरा गेम ही पलट दिया और यह साफ कर दिया कि असली बॉस कौन है? चलिए, इसके कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कदम, सरकार चलाने वालों को एक तरह का सुरक्षा कवच दे दिया गया। मतलब अब गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल ने जो भी काम अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में किया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उन पर कोई केस नहीं कर सकता था। और यही छूट कंपनी के बाकी कर्मचारियों को भी मिली। सीधी सी बात है, सरकार को कोर्ट के दखल से आजाद कर दिया गया। इसके बाद दूसरा बड़ा हमला हुआ सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर। देखिए, जो रेवेन्यू यानी लगान वसूलने के मामले थे और सरकार के जो रोजमर्रा के काम थे, इन सबको सुप्रीम कोर्ट की पहुंच से बिल्कुल बाहर कर दिया गया। साफ कह दिया गया कि यह सब गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल ही देखेगी। और ये एक लाइन इस पूरे बदलाव का निचोड़ है। अब सुप्रीम कोर्ट सरकार के राजस्व और प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। बिल्कुल साफ, सीधा और निर्णायक फैसला। इसने एग्जीक्यूटिव यानी सरकार को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया। यही नहीं, अदालती सिस्टम में भी एक बड़ा फेरबदल हुआ। अब तक क्या था कि जो छोटी प्रोविंशियल अदालतें थीं, उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट जाती थी। लेकिन अब इस एक्ट ने कहा कि नहीं, अपीलें जाएंगी गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के पास। तो सोचिए, इससे गवर्नर जनरल को जुडिशियल पावर भी मिल गई और सुप्रीम कोर्ट का कद और छोटा हो गया। पर रुकिए, इस एक्ट ने सिर्फ पावर का बंटवारा ही नहीं किया, इसने कुछ ऐसा भी किया जिसका असर आज भी हमारे लीगल सिस्टम पर महसूस होता है। इसने न्याय देने के तरीके को ही बदल दिया। देखिए, एक्ट ने यह तो कहा कि कलकत्ता में रहने वाला हर इंसान सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, मतलब उसके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन इसके साथ एक लेकिन जुड़ा था, एक ऐसी शर्त जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो शर्त ये थी कि कोर्ट को मुकदमा चलाते वक्त लोगों के पर्सनल लॉ का ध्यान रखना होगा। मतलब अगर मामला हिंदुओं के बीच का है तो फैसला हिंदू धर्म ग्रंथों और रीति रिवाजों के हिसाब से होगा, और अगर मामला मुसलमानों से जुड़ा है तो फैसला होगा इस्लामिक कानून यानी शरीयत के मुताबिक। और ये ब्रिटिश इंडिया में पर्सनल लॉ को कानूनी तौर पर मान्यता देने की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट का आखिर कुल मिला के नतीजा क्या निकला? इसकी लेगेसी क्या है? इसने आगे चलकर ब्रिटिश इंडिया की दिशा कैसे तय की? अगर हम इसे 5 बड़े नतीजों में देखें तो नंबर 1, सरकार को कोर्ट की दखलंदाजी से प्रोटेक्शन मिल गया। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट की पावर को साफ साफ लिमिट कर दिया गया।
नंबर 3, पर्सनल लॉज यानी हिंदू और मुस्लिम धार्मिक कानूनों को न्याय का आधार बनाया गया। नंबर 4, अपील का सिस्टम बदला जिससे सरकार और मजबूत हुई। और आखिर में नंबर 5, गवर्नर जनरल को छोटी अदालतों के लिए नियम बनाने का अधिकार भी मिल गया। तो 1781 का ये एक्ट अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जो आज भी उतना ही जरूरी है कि क्या एक अच्छी और असरदार सरकार चलाने के लिए शक्तियों का साफ साफ बंटवारा होना वाकई जरूरी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।